जब ये सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े बड़े दावे करते थे। आज कोई काम तो नहीं हो रहा, हर इंडेक्स में इंडिया नीचे जाता जा रहा है। और एक तरफ हमारी सरकार क्या काम कर रही है ये बताए तो सही लोगों को। सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के हैं, खिलाड़ी सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। तो अर्चना गुप्ता जी कह रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछली सरकारों ने इतना कुछ बढ़ाया नहीं है और हम तो अभी आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना किसका काम है? सरकार का हुआ। खेल मंत्री क्या कर रहे हैं? आपने काम कर दिया, बोले लिखण जाना है, बोले ना, बोले वटोण जाना, बोले दोनों आते। आपने बर्बाद करनी तो तुम भाई। 5 विधायकों का ग्रुप बड़ा चर्चा में रहता है, उनकी टी शर्ट भी सेम होती है, स्वेटर भी सेम होती है। हरा रंग तो किसान का होता है, हरियाली का रंग होता है, प्रोस्पेरिटी का होता है, इनेलो का भी है। जाति पाति की बात को लेकर भी एक बवाल मचा हुआ है। अर्चना गुप्ता ने कहा है कि एक वर्ग था जिसके हमने में टंगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इनकी सोच ये है कि समाज को बांटो, आपस में लड़ाओ, ताकि तुम अपनी जो विफलताएं उनको छुपाओ। कांग्रेस ने तो जब इस देश में सुई तक नहीं बनती थी, जब भाखड़ा डैम बनाया था, हरित क्रांति लेकर के आए थे। आप ये देखो, जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके ऊपर लाठी मारने का काम करते हैं। ये तानाशाही की निशानी होती है। ये उसके हिसाब से चलो तो ठीक है, अगर उनसे एग्री नहीं हो या तो आपको देशद्रोही बना देंगे या आपको मारा जाएगा, जेलों में डाला जाएगा। यही काम अब हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। आज मेरे साथ कलायत से विधायक विकास साहण जी हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार बंदी भाई। कैसे हो आप? नमस्कार। बिल्कुल बढ़िया। और क्या नई ताजी है जी कलायत की? कलायत में विधायक होने के नाते मैं एक कह सकता हूँ कि मेरे प्रयास लगातार निरंतर जारी हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भाखड़ा का जो पानी का प्रोजेक्ट था, और उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है और सेकंड फेज के लिए काम शुरू हो गया। ऐसे ही एक बहुत हमारी जरूरी एक मांग थी, कम्युनिटी सेंटर था जिसको चौधरी जयप्रकाश जी ने उस समय पास करवाया था और पिछले 5 सालों में उस पर कोई काम नहीं हुआ था। अब सरकार से मैंने मांग रखी, उसका बजट भी बढ़ाया और उसमें भी वो काम कंप्लीशन की तरफ है, जो मैंने पता चला है परशुराम बरादगर। क्योंकि ये कम्युनिटी सेंटर लोगों के लिए कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करना हो, शादी ब्याह, क्योंकि शादी ब्याह में एक जो वेन्यू होता है उसका बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो बड़ा महंगा पड़ता है। तो गरीब आदमी हो चाहे कोई भी हो, हर वर्ग को इससे सहूलियत मिलती है। जैसे पहले महाराणा प्रताप पैलेस जो है मेन रोड पे ही है, वहां से भी बहुत लोगों को फायदा है। ऐसे ही मेरी और भी कई मांगे हैं सरकार से, मैं बार बार उठाता रहता हूँ। जैसे राजौंद का प्रोजेक्ट था, ये वाटर सप्लाई और सीवरेज वाला, और बीच में सरकार ने कर दिया था कि यहाँ पे ब्लॉकों की सड़क बनेगी, उसको भी दोबारा से पैरवी करके दोबारा तारकोल की सड़क वहां बनाने का काम हो रहा है। और ज्यादातर सड़कें सरकार से मैंने मांग रखी, जैसे तितरम मोड़ से लेकर के देव बनवाड़ी थी, काफी सालों से टूटी हुई थी। मेरी सबसे पहले काम जो मैंने वो कराया था वो था। ऐसी बहुत सारे काम हैं जो धीरे धीरे मैं पटरी पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था कि जो जींद रोड बाईपास वाली सड़क है, इसका भी कुछ ना कुछ एक तो चौड़ाकरण किया जाए और एक अच्छी व्यवस्था की जाए, तो उसमें बल्कि मना कर गए थे। तो क्या वजह थी? क्या वो ये था कि जो ये सड़क है, जो ये तितरमोड़ से शुरू हो जाती है और ये जींद वाया आसी जाती है, इससे ये पहले नेशनल हाईवे मंजूर हो गया था 2017 में, इसकी डीएनआईटी भी होगी थी। फिर सरकार जब दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार बनी, तो सरकार ने रिटर्न में लिख के दिया कि हम नेशनल हाईवे नहीं बनाना चाहते, इसको हम इसको स्टेट हाईवे बनाएंगे। अगर जो नेशनल हाईवे वहां से निकलता जो कि मंजूर हो गया था, तो हमने देखा जिस प्रकार, क्योंकि कहीं से भी नेशनल हाईवे निकले तो वहां पे रोजगार आता है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो ये ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी पार्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स थे। जो हमारा देश आजाद हुआ था तो हमने क्या क्या हालात थे हमारे देश के, तो एक प्लानिंग कमीशन में ये सारी चीजें गई और एक प्लान बना था कि हमने ज्यादा से ज्यादा नेशनल हाईवेज बनाने और लिंक रोड्स बनाने हैं ताकि उनकी कनेक्टिविटी बने। मगर बड़े अफसोस से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने अब नेशनल हाईवे के हालात भी देख लिए, जो झूठी वाहवाही ये बटोर रहे थे, और जो प्रोजेक्ट्स कांग्रेस पार्टी के अप्रूव्ड थे
जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे पहले क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट बनता है, प्लानिंग कमीशन से गया, फाइनेंस में गया, और आगे ऐसे करके फिर वो प्रोजेक्ट धरातल पे आता है और जमीन एक्वायर होती है। इन सब प्रोजेक्ट्स की जमीन एक्वायर हुई कांग्रेस के समय, फिर इन पे काम हुआ और इन्होंने उसकी वो लेने का काम किया, क्रेडिट, फोटो खिंचा ली। कोई नया प्रोजेक्ट हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नहीं बता सकती, चाहे रोड का ही हो। नहीं, हाईवे तो बड़े अच्छे बनाए हैं, हाईवे की तो तारीफ होनी चाहिए। हाईवे की इतनी तारीफ आप देख सकते हो, हाईवे रोज की रोज टूट रहे हैं। क्वालिटी किस वजह से खराब हो रही है? सरकार ने क्या कहा कि भाई माइनस में टेंडर जो है, आप कभी भी ये देखो, जो चीज 100 रुपए की बननी है आप उसको 50 में 60 में बढ़ाओगे तो वो क्वालिटी ऑफ वर्क कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। और उसी का परिणाम है, जब भी कोई नया हाईवे बन रहा है, कितनी हमारी जो लिंक रोड की सड़कें हैं उनके टेंडर हो गए और उसके बाद वह बनी है, वह चली कितने दिन है। सरकार ये कह देती है DLIP पीरियड में 2 साल तक ठेकेदारी मेंटेन करेगा, इतना अगला टेंडर नहीं होगा, ना तो ठेकेदार मेंटेन करता। ये पूरा एक कमीशन का खेल ऊपर से लेके नीचे तक लगा हुआ है। नेशनल हाईवे की सड़कों का सब पता चलने लग रहा है, जितने एक्सप्रेसवे हैं सारा खत्म हो गए। कम से कम भाई चलो जमीन नीचे दस सकती है, रोड़ी तो डालो, उस पे बजरी तो डालो, तारकोल तो डालो। वही आप वाली बात है, कैसे डाल लेंगे? 100 रुपए का काम है, उसको 60 रुपए में ले रहे हैं, अब फिर और कमीशन सारा कुछ देना, तो बचा क्या ठेकेदार के पास? तो इससे नुकसान किसका है? नुकसान है जनता का। ये कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो जैसे लिंक रोड अच्छे बने तो किसान जल्दी अपनी फसल डाल पाएंगे मंडियों में, और मंडियों से लोड होके वो जहां गोदामों में पहुंचनी है वहां पहुंचेगी, उन गोदामों से वो आगे जाएगी। ऐसी कोई और बिजनेसमैन है, एक्सीडेंटल खतरा बड़ा ज्यादा, एक्सीडेंटल ओवरलोड के जो ये केसेस हैं अब, क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं। जो तितरमवाड़ा ही हमारा सड़क थी, और हमारे एक पत्रकार हैं सोनू बाली, उनने मुद्दा उठाया था, मैंने विधानसभा में भी वो वीडियो दिखाने का काम किया था कि भाई आप वीडियो में आपको रख सकता हूं, अगर जो सरकार दे कि किस प्रकार से एम्बुलेंस में लोग जा रहे हैं, वो डिसबैलेंस हो रही थी, कितने एक्सीडेंट हुए, उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया था। तो क्वालिटी ऑफ वर्क करना बनवाना किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की है। आज जो चीजें कांग्रेस के समय में बनी थी और आज जो भारतीय जनता पार्टी के समय जो प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट है, उसमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, भ्रष्टाचार नजर आता है। जो लोग कि जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन की बात करते थे, वही सारे सम्मिलित मिल रहे हैं इस करप्शन में। ये हालात। एक अमृत योजना आई थी जिसके तहत जोड़ों का सौंदर्यीकरण करना था, लेकिन आप हालात देख रहे हैं कि बहुत सारे तालाब ऐसे हैं जो बुरी हालात में हैं। आप भी उसमें भी होंगे, कलायत के में भी है। ये वही तो बात है, आपने जहां पे इस योजना को नाम बदल दो, ऐसी बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स थे वो कांग्रेस के टाइम के थे। जैसे जो ये कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई का था, जल जीवन मिशन वाला था, ये बाद में ने अमृत जल रख दिया और रख दिया, जिससे बाखड़ा का पानी आ रहा है, ये भी कांग्रेस के टाइम का था, इनका नहीं है। आप रिकॉर्ड पे उठा के देखो, ये सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे हैं। मैंने एक बहुत अच्छी सुझाव, सरकार ने ये तो कह दिया भाई 10,000 से ऊपर की आबादी को महाग्राम में ले लेंगे और वहां पे हम STP बनाएंगे। और सरकार क्या करती है कि STP तो हम बना देंगे, गांव वाले जमीन दे दें, या फिर विधायक गांव वालों से जमीन दबाओ। किसी भी प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि हम अगर जो उसको बनाएंगे तो इतनी लागत आएगी और इतना फायदा होगा। आज पूरे जो वर्ल्ड में एक कंसर्न है फ्रेश वाटर का, पीने लायक पानी का। आज हमें पता है, पीछे रिपोर्ट आई थी कि पूरे नॉर्थ का ही जो पानी है उसमें यूरेनियम भी पाया गया है, लेड भी पाया गया, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। अब जो बीमारियां हो रही है कैंसर जैसी, हमने वाटर रीजनरेट करना चाहिए, वाटर टेबल डाउन जा रहा है, भाई किसान जीरी लगाना छोड़ दो, ये तो सरकार कह देती है, पर उसको ऑल्टरनेट क्रॉप नहीं बताती, ना उसके जो बेनिफिट्स देने होते हैं, अगर जो बुआई करे वो भी नहीं देती। ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है। वो STP जो है, अगर जो गांव, बड़े गांव, बाड़ू में, बाता में और मटोर में 3 जगह मंजूर हुए, सरकार कहती है जमीन सरकार ये दे गांव वाले। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार के पास खजाना खूब है, सरकार हर बार बजट लाती, इतने गुना बजट लिया है, ये कर दिया। आप किले 2 किले का, आधे किले में
एसटीपी लग जाएगा, इतने ज्यादा बड़े एसटीपी, क्योंकि कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है, गांव का पानी है, उसमें से सिल्ट अलग हो जाएगा और दूसरा पानी अलग हो जाएगा, उसको ट्रीट करके आप इरिगेशन में भी वो पानी यूज हो सकता है। और साथ के साथ वाटर रीजनरेशन का काम भी, अगर जो और पौंड बना के वहां छोड़ा जाए, ये वाटर रीजनरेशन पूरी दुनिया कर रही है। चाइना ने तो डेजर्ट में सोलर लगाकर नीचे घास ला दी और वहां पे सैंडस्टोर्म आने बंद हो गए। दुनिया कहाँ जा रही है? मोदी जी जब ये सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े बड़े दावे करते थे, आज कोई काम तो नहीं हो रहा। जहां पे जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी और जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, जब कांग्रेस ने छोड़ा है, जब एशिया में ये था कि भाई टाइगर आगे बढ़ेगा या ड्रैगन जो चाइना था, हमारा जीडीपी बराबर था। अब पिछले 12 सालों से आप भी देख सकते हैं, हर बार इन्हें बहाना बना दिया, कोरोना आ गया, अब ये आ गया, वो जीडीपी वहीं खड़ा है। और जीडीपी इकोनॉमी की सच्चाई नहीं बताता। आप ये बताओ कि जो आर्थिक गैप अमीर और गरीब का बढ़ा है, प्रति व्यक्ति आय कितनी घट गई है, हर इंडेक्स में इंडिया नीचे जाता जा रहा है। और एक तरफ हमारी सरकार क्या काम कर रही है ये बताए तो सही लोगों को। इसीलिए आज नौजवान हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और अभी भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता का आपने बयान भी देखा होगा। उन्होंने कहा कि जब पत्रकारों ने सवाल किया कॉमनवेल्थ को लेकर कि 2030 में जो होने हैं वो गुजरात में होने हैं, हरियाणा में क्यों नहीं हो रहे? सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के हैं, खिलाड़ी सबसे ज़्यादा हरियाणा में हैं। तो अर्चना गुप्ता जी कह रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछली सरकारों ने इतना कुछ बढ़ाया नहीं है और हम तो अभी आए हैं, 2014 में तो आए हैं, तो अभी है नहीं इतना कुछ। ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि ये सोचना चाहिए उनको बोलने से पहले। जो हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल जाके नौजवान लेकर के आते हैं, हमने देखा जो खेल का, पहले तो इन्होंने फंड घटा दिया और मैक्सिमम फंड कहाँ दिया जा रहा है नए प्रोजेक्टों के लिए? गुजरात में। जब कॉमनवेल्थ की मेजबानी की हमारी बारी आई, इससे पहले दिल्ली में होस्ट हुए थे और दिल्ली का जो एनसीआर रीजन था उसमें कितने प्रोजेक्ट आए थे। अब मैं जब कॉलेज में पढ़ता था और उस समय हमने देखा था किस प्रकार से दिल्ली में नए फ्लाईओवर बने थे, स्टेडियम बने थे। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक रग्बी का बहुत अच्छा बड़ा स्टेडियम बना था और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स आए थे। दिल्ली ड्राइंग रूम था हिंदुस्तान का, ये हमारी कैपिटल है और यहाँ पे प्रोजेक्ट आए और इसके बाद एनसीआर वालों को फायदा हुआ है। हरियाणा लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम के साइड में लिविंग रूम होता है, वो भी खुला होता है आजकल जो नए तरीके से हम बनाते हैं जी। तो उसको भी तो हमने अच्छा रखना चाहिए। हरियाणा में कम से कम कोस्ट बनाओ। यहाँ पे हमने एक तरफ तो क्योंकि यहाँ पे खिलाड़ी ज्यादा है, उनका प्रोत्साहन मिले, बच्चों को खेलने की जगह मिले, एक आस बंद है। जो ऑलरेडी बने हुए स्टेडियम है, राजीव गांधी खेल स्टेडियम थे, वो इन्होंने कितनों का रख रखाव किया हुआ है। पूरे कैथल जिले में जितने स्टेडियम थे उनकी रिपेयर के लिए जब दिशा की पिछली बार मीटिंग थी तो जो फंड था वो तो सारा 1-1.5 करोड़ था, मेरे जहां तक ध्यान है। बहुत रिपेयर के लिए स्टेडियम कितने थे टोटल, आप उनका एवरेज देखना, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं जब, क्योंकि उस दिन के बाद फिर मैंने वो डाटा देखा नहीं। आप ये देख सकते हो कि कितना कम एलोकेट हुआ और कितना ज्यादा काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना किसका काम है? सरकार का हुआ। खेल मंत्री क्या कर रहे हैं? मैंने कई बार मांग उठाई कि भाई आप कलायत में नया खेल स्टेडियम बनाओ, उसके लिए भी वह बात बोले विधायक जी जमीन दुआ दो। अरे जमीन सरकार एक्वायर करे, कांग्रेस के समय सरकार एक्वायर करती थी जमीन। बात्तावाड़ा खेल स्टेडियम उसके भी हालात खराब है जी, अगर आप गए हो तो वहाँ पे। हाँ, वहाँ की वह उसी का पार्ट था, कांग्रेस ने बनवाया था वो। वहाँ पे बच्चों ने फिर बड़ा वहाँ पे एक बार वीडियो वगैरह भी आई और आई, फिर उसके बाद मैंने प्रशासन से भी गई, उसके बाद उसकी घास घूस काटी थी उसका। फिर इन चीजों रख रखा जो ऑलरेडी बना हुआ था वो तो आपने खत्म कर दिया, आपने काम कर दिया। बोले लिखण जाना है, बोले ना, बोले मिटाउन जाना, बोले दोनों आते, आपने बर्बाद करनी तो थम भाई। और कांग्रेस ने क्या? कांग्रेस ने तो जब इस देश में सुई तक नहीं बनती थी, जब भाखड़ा डैम बनाया था, हरित क्रांति लेकर के आए थे, जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, हमारा देश जो अपने आप में सक्षम हुआ अपना अनाज उगाने में, हमने वो समय भी भूलना नहीं चाहिए। हमने
हम तो जब छोटे थे, पैदा भी नहीं हुए थे, कि जब हमें इंपोर्ट कराना पड़ता था। और यूएस जैसे देश जिनके रहमो करम पे आज ये सरकार चल रही है, जो हमारी पॉलिसीज बना रहे हैं, वो लोग हिंदुस्तान को कंट्रोल करने के लिए सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का गेहूं देते थे। अगर जो हिंदुस्तान कोई ऐसा काम करता था जो उन्हें गवार गुजरता था, तो वो गेहूं की सप्लाई रोक देते थे। फिर आदरणीय इंदिरा जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और उसके बाद आगे हम उसमें बढ़े, और आज हम अपना अनाज उगाने में खुद सक्षम है। ऐसे ही डिजिटल रेवोल्यूशन आया, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसको सही सेंस में कोई लेके आए तो आदरणीय राजीव जी लेके आए। उस समय कौन था उनका विरोध करने वाला? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, विपक्ष के लोग थे उस समय, जिन्होंने राजीव जी का विरोध किया था। आज उसी डिजिटल इंडिया के लिए जो पोर्टल बन रहे हैं, ये उसी का कारण है। और जब पोर्टलों ने सारा काम करना है, फिर ये सरकार क्या कर रही है? ये बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज, हर चीज अपने हिसाब से दिखाना और फिर लोगों के ऊपर थोपने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोग अब त्रस्त हो गए। जाति पाति की बात को लेकर भी एक बवाल मचा हुआ है। अर्चना गुप्ता ने कहा है कि एक वर्ग था जिसके हमने कुर्ते अब खूंटिया में टंगा दिए, तो इस पे एक बड़ा बवाल मचा हुआ है हरियाणा के अंदर। ऐसा है जी मनदीप भाई, हम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और हमने ये देखा और हमने पढ़ा भी इतिहास में कि हिंदुस्तान के ऊपर जो बाहर की ताकतें थी जिन्होंने राज किया, वो क्या था? डिवाइड एंड रूल। और वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डेवलपमेंट के तो गिना नहीं सकते। एजुकेशन जो कोई इंप्रूवमेंट करी हो बच्चों के लिए, वो ये गिना नहीं सकते। नए रोजगार इन्होंने खड़े नहीं किए। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? हुए वो दिखाओ। 12 साल हो गए इनको राज में, 13 साल होने वाले हैं। ये बताए कि कहाँ गए वो 26 करोड़? 2 करोड़ साल के थे, 26 करोड़ नौजवान लग जाने चाहिए थे। कहाँ है वो रोजगार? क्यों कौशल की जरूरत पड़ गई? कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट क्यों दे रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनकी सोच ये है कि समाज को बांटो, आपस में लड़ाओ, ताकि तुम अपनी जो विफलताएं उनको छुपाओ। ये बयानबाजी उसी का पार्ट है। और भारतीय और हरियाणा जो हमारा प्रदेश है, ये दूध दही के खाने के लिए, आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था, और उसको खत्म करने का काम करने की कोशिश ये कर रहे हैं। उस कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। तो ये सब इनका एक प्रोपेगेंडा है। जी, लास्ट सवाल है। कलायत के अंदर आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पूर्व मंत्री कमलेश डांडा भी है, और जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे अब बीजेपी में शामिल हुई अनीता ढूंढ, यानी कि पूरा का पूरा जो आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे अलग अलग पार्टियों से, वो बीजेपी में है। तो क्या मानते हैं आने वाला जो चुनाव है वो कैसे होने वाला है? देखो जी, जो सही होता है उसके खिलाफ तो सब होते हैं। मैं एक नौजवान होने के भी नाते और एक जिम्मेवारी पहले जो कलायत के लोगों ने मुझे दी, उस जिम्मेवारी को समझते हुए अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई भी मेरे साथ लोग हैं, लोगों का प्यार है, मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो सब इकट्ठे होके लग जाएं। जितने भी लोग हैं, इनको ये था कि एक नौजवान लड़का राजनीति में आ रहा है, नई सोच आएगी, तो उसको कैसे रोकें। मैं तो हमेशा जब तक जीऊंगा, मेरे खून का आखिरी कतरा भी ऋणी रहेगा कलायत की जनता का, कि उन्होंने छोटी उम्र में मुझे मौका दिया, और मेरी तरफ से जो भी हो सकता है मैं अपने हल्के के लिए काम करता हूँ। अनीता ढूंढ बड़जिगरी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, और एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ था जिसमें 5 गांवों में तो ये था कि भाई वोट नहीं देने विकास सहारण को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। ये जो एक वो कहते हैं ना, बीजेपी ने जो ये तंत्र की सरकार बनाई, इन्होंने हर जगह ऐसे ही डिवीजन करने की कोशिश करी। जहां पर डिवीजन कास्ट के बेस पे हुआ तो कास्ट के बेस का पत्ता खेल दिया, जहां धर्म के बेस पे डिवाइड करने थे वहां धर्म के बेस पे डिवाइड करे। तो ये सारी जो ताकतें लगी हुई थी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, वो सब पार्टियों ने एक होके ऐसे ऐसे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे कैंडिडेट खड़े किए, और उनको बाद में लोगों को पता चला कि ये जो खड़े हुए हैं वो जब बीजेपी में चले गए तो सिद्ध भी हो गया कि वो बीजेपी के लिए ही खड़े थे। लोगों को बांटने की कोशिश करी, मगर मैं आभारी हूं हमारे लोगों का, जितने हमारे गांव हैं कलायत हल्के के, कि सब ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और मैं विजयी हुआ, और एक संदेश दिया भारतीय जनता पार्टी को कि भाई कलायत की धरती, कपिल मुनि की धरती, कपिल मुनि जी जो हमारे कपिल मुनि जी हैं,
वो 11वें अवतार माने जाते हैं विष्णु जी के, और उन्होंने अपने माता पिता को भी पढ़ाया था, ऐसा कहा जाता है जो उनके बारे में। तो ये उनकी धरती है, ये जो कलायत की धरती है वो सबको साथ में लेके चलने वाली धरती है। तो वहां पे बंटवारे की चीज नहीं चलेगी, ये लोगों ने दिखाया। एक सवाल और आ गया, जैसे कि छात्र आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, और उसके बाद पूरे देश में जेन जी के नाम से एक प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, तो कैसे देखते हैं आप भी, एक युवा है? ये जो जेनजी का प्रोटेस्ट है, ये उन बच्चों ने अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेपर लीक हुए, 152 बार पेपर लीक हुए हैं, और उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उन्होंने इसलिए प्रोटेस्ट किया था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ जी। हमने भी देखे हैं प्रोटेस्ट, ऐसी बात नहीं है, पर कभी भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ऐसा शुरू हुआ है। आप कोई भी प्रोटेस्ट देख लो, चाहे वो किसानों का प्रोटेस्ट था हरियाणा में, चाहे ड्राइंग मास्टरों का, पीटीआईओ का, सरपंचों ने विरोध किया इनकी नीतियों का, तो माड़ का छत्ता फोड़ दिया, सरपंच पीटे। आप ये देखो, जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके ऊपर लाठी मारने का काम करते हैं। ये तानाशाही की निशानी होती है कि उसके हिसाब से चलो तो ठीक है, अगर उनसे एग्री नहीं हो या तो आपको देशद्रोही बना देंगे या आपको मारा जाएगा, जेलों में डाला जाएगा। यही काम अब हुआ है। और जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उन्हें दिखा दिया हिंदुस्तान की जो जनता है वो हमेशा से जागरूक रही है, और जो ये भारतीय जनता पार्टी वाले तानाशाही लेके आना चाहते हैं उन बच्चों ने दिखा दिया। उसमें योगदान उनके माता पिता का भी है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे जंतर मंतर पे जाके देख के आता था, क्योंकि वो पास में ही पड़ता है जहां हम बैठे हैं। और वो बच्चे बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे। प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और गवर्नमेंट नहीं रोक सकती उसको। उनके साथ गलत हुआ है, उनने अपनी आवाज उठाई, और उसके फलस्वरूप धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया नीट का पेपर लीक की वजह से। और आपको जो एक बात और बताना चाहूंगा, जो एनटीए के जो चीफ है वो व्यापम घोटाले में भी इन्वॉल्व थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक मैकेनिज्म को बना लिया कि अपनी गलती मानो ही ना। पहली बार हुआ है, ये नौजवानों ने झुकाई है सरकार। और अब जिन्होंने उनके ऊपर लाठी मारी है उनको भी इस्तीफा देना होगा, क्योंकि जिम दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के किसके अंडर है? होम मिनिस्ट्री के अंदर है। और ये किसने मरवाई हैं लाठियां? वो हमने देख चुके हैं, वो अमित शाह जी हैं जिन्होंने लाठियां मराई हैं। तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जब अगर जो कोई गलत काम हुआ, चाहे शिवराज पाटिल जी थे, उन्होंने क्या, जब बम ब्लास्ट हुए उन्होंने कपड़े बदल दिए थे, तो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया था, उन्हें हटा दिया था। विलासराव देशमुख जी के बम ब्लास्ट हुए, उसके बाद उन्हें हटाया गया था। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अशोक चौहान जी हैं, जहां पे भी कहीं ऐसे गलत काम हुआ तो कांग्रेस ने जनता की भावना को समझते हुए, इन फेवर ऑफ ग्रेटर इंटरेस्ट, इन फेवर ऑफ कंट्री, बिकॉज क्योंकि ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल बाय द पीपल होती है। अगर जो लोगों की डिमांड है तो हमें सुननी चाहिए। उनका इस्तीफा लिया था, ना कि उसको डिफेंड किया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, आपने देखा, वो कहा करते हैं हमारी पार्टी में तो कल्चर ही नहीं है। ये कल्चर बदलवाने का काम हमारे नौजवानों ने किया है। अमित शाह जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, और इन बच्चों से माफी मांगनी पड़ेगी। किसी की पैलेट गन से आंख गई है, किसी को और कोई इंजरी हुई है, वो कोई बाहर के नहीं थे, वो हमारे अपने बच्चे थे, हमारे भाई थे, हमारी बहन थे। उनसे माफी मांग करके उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। हरियाणा में विपक्ष सक्रिय क्यों नहीं है? इसके बाद भी सक्रिय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, जैसे HPSC HSC को लेकर भी बच्चे बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन क्यों नहीं अब नहीं इतना कुछ एक्टिव है? कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से लगी हुई है। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में भी कई बार प्रोटेस्ट भी हो लिए, और सारी चीजें हैं। इन चीजों को लेके सरकार के खिलाफ विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव भी लेकर के आए थे हम भी, और वो भी लेके नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आए थे। बेशक से ये था कि हम सरकार गिरा नहीं सकते, पर एक आवाज उठाने का एक तरीका होता है डेमोक्रेसी में। वो
काम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आप हैरान हो गए कि सरकार तो इस बात पे भी नोटिस भेज देती है कि आपने पार्लियामेंट विधानसभा के बाहर बैठ के एक विधानसभा कैसे चलाई। वो तो एक प्रोटेस्ट का तरीका था कि भाई अंदर कोई नहीं सुन रहा, मीडिया के सामने बात रख दी और हमारी उम्मीद है कि मीडिया हमारी बात लोगों तक बताएगी। इन सब चीजों के लिए प्रोटेस्ट किए जाते हैं, नई रीति बना रहे हैं। ये भी अवैधानिक है और जो सही में संविधान है उसको खत्म कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ही, अब HKRN की जो 19 तारीख को हमारी प्रोटेस्ट है, मैं आप सब मीडिया वालों को भी कहना चाहूंगा उसे कवर करना, क्योंकि HKRN क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट है। कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड है कि जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको भी, क्योंकि सेम नेचर ऑफ जॉब है। वही तो डाटा ऑपरेटर जो लगा हुआ है एक पोस्ट पे, वो तो 1 लाख रुपए लेगा, या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर 1 लाख लेगा, और जो कौशल के थ्रू लगा हुआ है वो 25-30 हजार लेगा, काम सेम है। तो आप दुनिया में कहीं ऐसा देश देखा है सेम नेचर ऑफ जॉब के लिए अलग अलग तनख्वाहें, ना उनकी ग्रेच्युटी है ना उनका PF है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म करके, जैसे पहले पक्की नौकरी दी जाती थी वैसे दो, और जो लग गए हैं उनको भी इसमें एब्जॉर्व करो। जो कौशल के थ्रू लगे हैं उन सबको सेम बेनिफिट्स, इसके सेम बेनिफिट्स जो रेगुलर एम्प्लॉय के, सेम पे स्केल, सेम पर्क्स, सारी चीजें सेम देनी चाहिए। और कौशल को बंद करके उसके बाद आगे ताकि परमानेंट जॉब दो। जो 2 करोड़ 26 करोड़ इकट्ठी होगी, माइनस में चल रहे हैं, वो देने के लिए, उसके लिए विरोध प्रदर्शन 19 तारीख को है। कांग्रेस हर जगह अपने लगी हुई है। एक रैपिड फायर सवाल है, 5 विधायकों का ग्रुप बड़ा चर्चा में रहता है, उनकी टी-शर्ट भी सेम होती है, स्वेटर भी सेम होती है, और धरना प्रदर्शन देखते हैं तो अगर पुलिस उनको उठा रही है तो आपस में नहीं जाने नहीं दे रहे। मंदी भाई, हमारे जो जब हमने हरा रंग पहना था, हरी जैकेट थी, वो थी भाई उस समय मुआवजा का बहुत बड़ा मुद्दा था, और भाई किसानों के लिए जो बातें थी वो उठाने के लिए हरा रंग तो किसान का होता है, हरियाली का रंग होता है, प्रोस्पेरिटी का होता है। इनेलो का भी जो है। नहीं, इनेलो का कोई पेटेंट थोड़े ही किसी का भी। हरा रंग तो किसान का, हमारे किसान यूनियन वाले हैं जी, वो भी तो साफे पहनते हैं, मंडासा मारा है, कोई पगड़ी पहनता है हरे रंग की, तो हरा रंग तो रिप्रेजेंट करता हो। तो तिरंगे के 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा, तो ये तो उसका पार्ट है, ये किसी का वो नहीं है, इसके ऊपर पेटेंट या कोई ये नहीं कह सकता ये तो हमारा ही है। डेमोक्रेसी प्रोसेस है, इसमें हर पार्टी को अपना अपना रंग मिला हुआ है, वो एक पॉलिटिकल चीज जी। पर जो कलर है उसकी जो चीज, ये प्रोटेस्ट का तरीका था हमारा कि भाई सरकार किसानों की तरफ ध्यान दे। उसके अलावा ये बात सही है कि हम 5 नहीं है, हम 32 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के आज के समय। हम सब अपना अपना काम करते हैं। जो हमारे सीनियर हैं उनका रोल अलग होता है, हमारा हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, भाई सरकार हमें गिरफ्तार कर ले, ऐसे नहीं जाएंगे भाई। वो तो उनको बड़ा जाओ बस 2 नारे लगाओ चले जाओ, क्यों? हमारे से सरकार आके बात तो करे, इसके लिए ये प्रोटेस्ट के होते हैं। तो हम उसके लिए अपना काम कर रहे हैं। जो हमारा, चाहे हमारी पार्टी में और भी जितने सारे विधायक, सब अपना काम कर रहे हैं। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और आज बहुत सारी बातें विधायक जी से की हैं। आपको ये बातें कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।